Hello students, how are you doing? I hope you're doing well. So welcome to the second lecture of Units and Measurement chapter of class 11th Physics. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डायमेंशंस के बारे में बताया था, करीब 20 डायमेंशंस मैंने आपको लिखवाई थी. आई होप आप सबको वो समझ में आ गई हैं. आप एक बार फटाफट से उसको रिवाइज़ कर लें. अगर आप इस लेक्चर में उसको नहीं पढ़ के आए हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर को पॉज करें और फटाफट से उसको रिवाइज़ करके वापस आएँ. मैंने आपके सामने 17 मोर डायमेंशंस आई हैव रिटन which are all from NCERT and you are required to understand these dimensions. हालांकि आपको इन सब क्वांटिटीज़ के बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है. These are all new quantities for you, but फिर भी हम इनकी डायमेंशन निकालनी सीखने वाले हैं. तो आप ज़रा एक स्क्रीनशॉट लें और आप इसको चाहें तो अपनी कॉपी में पॉज करके नोट कर लें एक एक डायमेंशंस को, और बीच में 3-3 लाइनें छोड़ना, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करनी है इनकी डायमेंशन निकालने के लिए. तो आप इन सब 17 को नोट करें और 3-3 लाइन छोड़ करके नोट करें. पॉज कर लें वीडियो को. ओके, वेलकम बैक. नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशंस. स्ट्रेस की बात करते हैं. देखो, स्ट्रेस के बारे में मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा बाद में. अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि स्ट्रेस की डायमेंशंस कैसे निकालनी है. इनफैक्ट हमको इन सब क्वांटिटीज़ को पढ़ना है, लेकिन अभी हमको सिर्फ डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. तो मैं आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा या कुछ उसको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा. तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि डायमेंशंस आप इनकी याद नहीं रख पाओगे, बहुत मुश्किल है. ठीक है, चलो. तो स्ट्रेस जो होता है बेटा, इसके अंदर लिखो पहली चीज, ये 3 तरह का होता है. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, और तीनों तरह का जो स्ट्रेस है उसकी डायमेंशन सेम आएगी. अब आपको स्ट्रेस के लिए क्या कीवर्ड है बेटा? प्रेशर. जो डायमेंशन प्रेशर की होती है वही डायमेंशन स्ट्रेस की भी हो जाती है. तो आप याद करो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो ये हो जाएगा mLT-2 अपॉन L². तो आंसर आएगा mL-1 T-2. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेन पे आते हैं. स्ट्रेन भी बेटा 3 तरह का होता है, ये आप याद कर लो. जब भी आप शब्द देखो स्ट्रेन, तो भी आपको ये समझना है, मेरे को तो सिर्फ डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. तो स्ट्रेन भी 3 तरह का होता है. ये होता है चेंज इन लेंथ. इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब देखो बेटा, चेंज इन लेंथ की डायमेंशन होगी कैपिटल एल, और ओरिजिनल लेंथ जो होगी, जो उसकी बॉडी की ओरिजिनल लेंथ है, उसकी डायमेंशन भी कैपिटल एल. तो ये भी कैपिटल एल और नीचे भी कैपिटल एल. तो एल अपॉन एल क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1. जब भी किसी क्वांटिटी की डायमेंशन 1 आती है तो आप सब अच्छे से भली भांति जानते हो कि वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? डायमेंशन लेस. तो ये जो स्ट्रेन है, इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. और डायमेंशन लेस होने के साथ साथ ये यूनिट लेस भी है, मतलब इसके यूनिट्स नहीं होते. Now let's come to the next dimension या next quantity which is surface tension. Surface tension होती है force upon length. बस आपको इतना ही याद रखना है कि force upon length. इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, कौन सी force, कौन सी length, हम उसमें भी नहीं जाएंगे क्योंकि it is not required right now. आपको बस याद रखना है it is force upon length या फिर force per unit length. तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करो? फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2. मैंने आपको बोला फोर्स की याद रखनी है, लेंथ से डिवाइड कर दिया, एल कट गया, आंसर आ गया MT-2. ये सरफेस टेंशन की डायमेंशंस आ गई हैं. वेलोसिटी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट जब भी आप सुनते हो शब्द, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है. किससे डिवाइड करना है? डिस्टेंस से. तो यहाँ जैसे मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो आपको वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है. वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी होती है LT-1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है एल. एल कट गया, तो आंसर आता है T⁻⁻1. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन होगी T⁻⁻1. प्रेशर ग्रेडियंट पे आते हैं. प्रेशर ग्रेडियंट तो बेटा प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर देना है. प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती है? फोर्स की लिखते हैं, एरिया से डिवाइड करते हैं. तो आंसर आता है mL-1 T-2. ठीक है, ये प्रेशर की डायमेंशन है. इसको लेंथ से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा mL-2 T-2. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशंस होती है mL-2 T-2. अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ. अगर आपसे कोई बोले कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के यूनिट्स क्या होंगे, तो बेटा आप इसी डायमेंशन को देखकर फटाफट से यूनिट बता सकते हो. कैसे? मास के यूनिट क्या होते हैं? अभी हम ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, बट अभी बताओ, मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम. लेंथ के यूनिट क्या होते हैं? मीटर. और टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड. तो इसके यूनिट हो जाएंगे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट के आपसे कोई यूनिट पूछे तो वो हो जाएंगे, सॉरी, प्रेशर ग्रेडियंट के यूनिट पूछेगा तो वो हो जाएंगे किलोग्राम
अपॉन मीटर स्क्वायर और नीचे ही सेकेंड स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये यूनिट्स हो गए इसके प्रेशर ग्रेडियंट के। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ एंगल। एंगल आप जानते हो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क जो है वो भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है। तो लेंथ से जब लेंथ टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी, या ऐसा बोल लो लेंथ अपॉन लेंथ। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कट गया, आंसर आ गया 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है बेटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी एक डिस्टेंस है, एक साइड की लंबाई है, और हाइपोटेन्यूज भी एक साइड की लंबाई है। तो जब आप दोनों को लिखोगे ऊपर नीचे रेशियो की तरह तो दोनों के यूनिट सेम होंगे, इसलिए यूनिट कट जाएंगे या डायमेंशंस कट जाएंगी। तो इसकी डायमेंशन भी क्या निकल के आएंगी, 1 निकल के आएगी। तो एंगल भी डायमेंशनलेस और हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डायमेंशनलेस। नोट करो इसको फटाफट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 8th डायमेंशन विच इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है v अपॉन r। v क्या होता है वेलोसिटी और r क्या होता है डिस्टेंस। तो ये हो गया LT-1 अपॉन l, ये कट गया तो आंसर आ गया t की पावर -1। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस होंगी t की पावर -1, जो कि फ्रीक्वेंसी की भी होती हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी की भी होती है। इसको नोट करो जरा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बेटा a/r। जैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है v/r, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है a/r, a इज द एक्सेलरेशन, r इज द रेडियस। तो यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2 अपॉन l, l कट गया तो आंसर आ गया t की पावर -2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई t की पावर -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये सारी क्वांटिटीज आपके लिए नहीं है ना, आपको कुछ भी नहीं आता इसमें से, मतलब ये सब तो बिल्कुल नहीं आता आपको अभी, लेकिन आपको ये सब चीज़ें अभी एक तरह से याद कर लेनी है कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन अच्छा इट इज a/r, बस ये याद करना है। देखो डायमेंशन याद करना मुश्किल होता है, t की पावर -2, आई डोंट रिकमेंड दिस। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपकी रटने की स्किल बहुत तगड़ी है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप सारी डायमेंशन रट डालो, है ना। आपको तो वो बस डायमेंशन पूछेगा, आपको लिख के आनी है बस। अब आप उसको याद करके जाओ या फिर आप उसको फटाफट से a/r, जैसे मेरे को तो याद नहीं रहती तो मैं तो ये a/r याद रखता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी v/r याद रखता हूँ, तो आपकी मर्जी है। अगले पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा mr², m होता है मास तो डायमेंशन भी m आएगी, r होता है रेडियस तो l का स्क्वायर। रेडियस तो एक डिस्टेंस ही है ना, रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस डिस्टेंस ही तो है, सेंटर से लेकर बाहर तक का डिस्टेंस, तो ये आएगा ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन होती है ml²। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स क्या होंगे, तो देख लो बेटा, ये हो गया किलोग्राम और ये हो गया मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैंने आपको यूनिट्स बता दिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या आपको अभी नहीं पता, विच इज ओके। आगे चलते हैं, टॉर्क पे आते हैं। टॉर्क जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टॉर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्टेंस। चलो फटाफट से मुझे जरा डायमेंशन निकाल के दिखाओ, पॉज करो वीडियो को और डायमेंशन निकाल के बताओ क्या आ रही है फटाफट। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्स की तो रटने को बोला ही गया है, mlt-2, डिस्टेंस की l बोला गया है, तो ml² t-2। तो ये आ गया आपका टॉर्क। 12वें नंबर पे आते हैं। 12वां नंबर लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी। क्या लिखा हुआ है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये चीज अगर आप याद रखते हो तो पेपर में जाके ये मेरी एश्योरेंस है कि आप ये क्वेश्चन को करके आओगे। एक बात और, दुनिया में कोई सी भी एनर्जी हो बेटा, कोई सी भी एनर्जी, उसकी डायमेंशन वही होती है जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी की हमने लास्ट क्लास में निकाल रखी है। फटाफट से पन्ने पलटो और देख के बताओ काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम आई थी। मैंने आपको तीनों एक साथ लिखवाए थे, क्या डायमेंशन आई थी बोलो जरा। तो आप देखो कॉपी में लिखा हुआ है ml² t-2, वॉल्यूम होती है l3, कट गया l ऊपर चला गया तो आ गया m l की पावर -1 t की पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ध्यान देना। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, जितना आपको पता है अभी, जूल अपॉन वॉल्यूम के क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो तो ये हो गई, और इसके यूनिट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट्स के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। 13th नंबर पे आते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। दुनिया में कोई भी वेलोसिटी हो,
ट्रेन की वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी, पुलिस की गाड़ी की वेलोसिटी, चोर के भागने की वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो दुनिया में, उसकी डायमेंशन वही होंगी बेटा जो वेलोसिटी की होती हैं। क्या? LT-1। तो 13 नंबर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इट इज LT-1। तो ये आपका खत्म हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या फॉर्मूला पढ़ा था 9th में? F इज इक्वल टू Gm1m2 बाय R²। न्यूटन ने दिया था ये फॉर्मूला, न्यूटन गेव दिस फॉर्मूला। चलो 14th नंबर पे आते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल भी लिखते हैं इसके सामने। फॉर्मूला होता था F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R²। F की डायमेंशंस क्या होती है बेटा? MLT-2 इज इक्वल टू, G की डायमेंशन नहीं पता, कोई बात नहीं, बॉक्स में डाल दो, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, MM मास, मास यानी कि m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर। सब कुछ इस साइड ले आओ, g को उधर ही रहने दो, आंसर आ जाएगा ml³ T-2 और m उधर से जब आएगा इधर तो -2 हो जाएगा इधर आके, एक था यहाँ पे -2 उधर से आ गया। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G। क्या मुझे 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इन डायमेंशंस को देख के कैपिटल G का SI यूनिट लिख के बता सकते हो? अगर हाँ तो लिखो जरा फटाफट से, पॉज कर दो वीडियो को, कैपिटल G का SI यूनिट लिखो, फिर मैं आपको लिख के बताता हूँ। लिख लिया? पक्का सबने लिख लिया? वेरी गुड। देखो इधर आंसर आपका आना चाहिए किलोग्राम इनवर्स, m-1 से किलोग्राम इनवर्स, L³ से मीटर का क्यूब, T-2 से सेकेंड की पावर -2, ये आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से। ध्यान देना बेटा, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला कहां से आया अभी आपको नहीं जानना, h इंटू फ्रीक्वेंसी। लिखो जरा, लिखो कॉपी में। E का मतलब है एनर्जी, E का मतलब क्या है? एनर्जी। H का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एनर्जी हो गई, ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लास्ट क्लास में बताई थी 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड मतलब 1 T, तो इसका मतलब T की पावर -1। तो एनर्जी जो होगी वो होगी ml² T-2। दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो इसी से लिखी जाती है, इज इक्वल टू, H की डायमेंशन नहीं पता कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है 1/T या T की पावर -1। अब देखो जब T की पावर -1 इस साइड आएगा बेटा तो T की पावर 1 बन के आएगा, समझते हो ना इस चीज़ को? ये मैथ तो हमको आनी चाहिए ना, ये तो 1/T लिखा हुआ है तो T ऐसे आ जाएगा ऊपर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H की डायमेंशन हो जाएगी ml² T-2 और एक T और आ गया, ये वाला मैं अच्छे से करके दिखा रहा हूँ आपको, आंसर आ गया ml² T-1। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन ये वाली रटना चाहोगे जो कि बहुत ही अजीब अटपटी है, या फिर आप इसका फॉर्मूला याद करना चाहोगे E इज इक्वल टू H इंटू न्यू? बताओ मेरे को। वैसे भी ये फॉर्मूला बेटा आप केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हो 11th क्लास में, अभी आफ्टर 1 मंथ, तो ये फॉर्मूला आपको वैसे ही आने वाला है, तो आप प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन को हम क्यों रटें? यस और नो? अगर हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर ले तो बेटर है यार वो, है ना? चलो आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी 16th नंबर पे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अभी आपको सिर्फ इतना जानना है, एंगुलर मोमेंटम हो या एंगुलर इम्पल्स हो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन सेम होती हैं। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स की डायमेंशन हूबहू सेम होती हैं। क्या होती है डायमेंशन? देखो जरा, एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर इम्पल्स, कुछ नहीं है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस रट लो। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो यहाँ पे लिखा था हमने कहीं, ये मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, ध्यान देना। तो हमने क्या किया, टॉर्क कैसे निकाला? फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब क्योंकि हम सिर्फ डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको ये मतलब नहीं है कौन सी फोर्स कौन सा डिस्टेंस, दैट वी लर्न लेटर ऑन, बट राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस व्हेन आई टॉक अबाउट टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ यहाँ पे भी है बेटा मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो जब भी आप मोमेंट ऑफ किसी चीज़ निकालते हो ना तो आप उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे टॉर्क निकाला तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये मोमेंट ऑफ फोर्स है,
और ये क्या है, दिस इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो अब इसके अंदर बेटा मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस के साथ, करके बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है। पॉज कर दो वीडियो को, मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस के साथ। तो मोमेंटम क्या होता है देखो जरा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी LT - 1 इंटू डिस्टेंस L, तो आंसर आता है ml स्क्वायर T - 1, ml स्क्वायर T - 1। यही एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस हैं। अगले पे आते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन सुनने में बड़ा अजीब सा नाम है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल रेडियस। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, कैपिटल L। हो गया काम खत्म। हमें सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन सुन के घबराना नहीं है, हमें तो केवल कैपिटल L लिख करके कहानी को कर देना है खत्म। तो मैंने आपको अभी 17 डायमेंशंस बताई, अभी हम थोड़ी सी और डायमेंशन देखेंगे। ये सारी डायमेंशन बेटा NCERT के बिल्कुल लास्ट में आप जाओगे ना, वहाँ पे गिवन है। सो इफ़ यू गो टू पेज नंबर 214, पेज नंबर 214 ऑफ NCERT फिजिक्स क्लास 11th, ऑल दीज डायमेंशंस आर गिवन ओवर देयर। एक बहुत लंबी 80-90 डायमेंशंस की लिस्ट है, मैंने उसमें से 20 आपको लास्ट क्लास में करा दी थी, 17 मैंने आपको अभी कराई, और 10-15 डायमेंशंस में आपको अभी कराऊंगा इस क्लास में। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम 17 डायमेंशंस के बाद 18 to 35 डायमेंशंस करेंगे। तो मैंने आपके सामने ये सब लिख दिए, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, जैसे ये सब आपने पढ़ा होगा, पावर ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, थोड़ा बहुत और आपने पढ़ा होगा, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। तो हम इनकी डायमेंशंस एक एक करके बोर्ड पे निकालेंगे। तो आप प्लीज़ देखें, पहले आप इनको नोट कर लें कॉपी में, सेम तरीके से 3-3 लाइनें छोड़ते हुए, फिर उनकी कैलकुलेशन आप फटाफट से करते चलें। 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर केवल कैपिटल के होता है, ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। 19 पे आते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हीट के बारे में पता होना चाहिए, तो ध्यान दो बेटा, फॉर्मूला होता है H = ms डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे आप इसको लिखो Q = ms डेल्टा टी। MST भी मान लो तो भी ठीक है, हमको तो मतलब नहीं है ना उनसे, डेल्टा हो ना हो। तो Q है बेटा हीट एनर्जी। एनर्जी दुनिया में कोई भी हो, डायमेंशन ml² T - 2 ही होती है, रट लेना है। M है मास, S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल होता है स्मॉल s, और ये है टेम्परेचर। तो देखो कैसे होगा, लेफ्ट में लिख देंगे ml² T - 2 = m को लिख दिया m, s का तो नहीं पता तो इसको क्लोज ब्रैकेट में बंद कर दिया, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं जिसकी डायमेंशन हमको नहीं पता होती, तो इसकी निकल जाएगी, इनटू डेल्टा k की है k, सॉरी डेल्टा t की है k, टेम्परेचर की होती है केल्विन, अभी लिखा हमने ऊपर 18 नंबर पे। तो यहाँ से आप s की डायमेंशन निकाल लो, इस s को ये रहने दो, m को इधर ले आओ, m तो कट ही गया, k को इधर लाओगे तो k की पावर -1 आएगा, तो L² T - 2 k की पावर -1। नेक्स्ट पे आते हैं 20th इज हीट कैपेसिटी। ध्यान देना, सेम 19th वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ms डेल्टा टी। ध्यान दो बेटा, ये हीट कैपेसिटी है, ये जो m × s लिखा हुआ है ना, दिस इज द हीट कैपेसिटी। तो क्या आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, इसको आप रख दो एक बॉक्स के अंदर ऐसे, = ये तो हीट है, एनर्जी क्या होती है, ml² T - 2 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा डेल्टा टी, ये k हो गया केल्विन, तो आंसर आ गया ml² T - 2 k - 1। अब आप मुझे बताओ क्या आप ये याद कर सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है और हीट कैपेसिटी ये होती है, आप बताओ, कैन यू रिमेंबर दिस? अगर आप कर सकते हो बेटा आप सुपर नेचुरल हो फिर, है ना। मैंने तो बहुत कोशिश करी, मेरे बहुत स्टूडेंट ने बहुत कोशिश करी, किसी से नहीं हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप कर लो तो देन हैट्स ऑफ टू यू, अगर आप ना कर पाओ तो बेटा फॉर्मूला याद रखो ये वाला, ठीक है। तो उससे हमारे फटाफट से पेपर में आंसर निकलते जाएंगे, बस फॉर्मूले में किसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा चलो 22 नंबर पे आते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। होती होगी कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही ना भाई। सेंट्रीपिटल नाम सामने लगाए से नाम फैंसी हो गया, मान लिया मुश्किल लग रहा है देखने में, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में तो एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ ना, एक्सेलरेशन है ये, मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा करूंगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, चाहे वो कोई सी भी हो। तो आंसर क्या आएगा, LT - 2। नेक्स्ट पे आते हैं 23 नंबर, वीन्स कॉन्स्टेंट। होता होगा कुछ, वीन्स कॉन्स्टेंट स्मॉल b से लिखते हैं बेटा, फॉर्मूला ये होता है, ये लैम्डा = यहाँ पे होता है टेम्परेचर,
यहाँ पे होता है टेम्परेचर। ये वेवलेंथ होती है, ये विन्स कांस्टेंट होते हैं, जो स्मॉल भी है ना, दिस इज विन्स कांस्टेंट। अब देखो ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछनी चाहिए उनको, क्योंकि आपको कुछ भी आइडिया नहीं इनके बारे में, बट फिर भी मान लो अगर वो पूछ लेते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो स्मॉल भी होगा उसकी डायमेंशन यहाँ लिख रहा हूँ लैम्डा। लैम्डा तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ तो लेंथ होती है मल्टीप्लाइड बाय टी, टी इज द टेम्परेचर कैपिटल के। तो ध्यान रखना ये टी टाइम नहीं है, ये टी टेम्परेचर है। टाइम को नॉर्मली स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से, और टेम्परेचर को कैपिटल टी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर आता है 20, अरे छूट गया मुझसे ये 21 छूट गया, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ML। ये L लेटेंट हीट है, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला हमने भी क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। वहाँ पर S क्या था, वो S था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और M इंटू एस क्या था बेटा, हीट कैपेसिटी। रिपीट कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को, स्मॉल s वॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड M इंटू एस वॉज हीट कैपेसिटी। उसी तरह से ये जो कैपिटल L है ये लेटेंट हीट है। देखो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, या तो इसको याद रखो या डायमेंशन याद रखो। बता दो किसमें डर लगेगा भाई, डायमेंशन से मेरी तो नींदें उड़ जाती हैं, समझ रहे हो। मेरे को तो हालत ख़राब हो जाती है, मुझे बोलते हैं 4 डायमेंशन याद करके दिखा दो, मुझसे नहीं हो पाती। फॉर्मूला तो फिर भी हम कर सकते हैं ना यार, जैसे तैसे आधे सीधे टेढ़े वेढ़े होके कर लेंगे कुछ। तो Q क्या है, ML स्क्वायर T माइनस 2 इज इक्वल टू M क्या है M, L क्या है L, नहीं पता क्या है। ये L को कंफ्यूज मत कर देना कि भैया ये L स्क्वायर लिखा और ये L लिखा हुआ है। ये लेटेंट हीट है, उसको बॉक्स में बंद कर दो, उसकी डायमेंशन निकालनी है मेरे को। इधर ले आओ, इधर ले आओ M को, M तो कट ही गया, तो लेटेंट हीट की डायमेंशन आ गई L स्क्वायर T माइनस 2। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 20। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को स्मॉल k से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, ये होता है बेटा एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। इसको आप याद कर लो, ये आपको अभी याद ही करना पड़ेगा। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो एनर्जी की डायमेंशन होती है ML स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन टेम्परेचर होता है कैपिटल K, कैपिटल K। तो आंसर आता है ML स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1। दिस विल बी द आंसर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल R से, कैपिटल R से। इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको अभी नहीं आती मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हो कैपिटल R की। ध्यान दो, P तो नेचुरल है, क्या होगा, प्रेशर है ना, ये गैसेस भी लगती है इक्वेशन। V क्या है, V इज वॉल्यूम, लिख लो जरा। N क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, मोल्स, ठीक है। R आपका वही है जिसकी डायमेंशन हमको निकालनी है, और T आपका है टेम्परेचर जिसकी डायमेंशन होती है कैपिटल के। तो लिखनी शुरू करते हैं। प्रेशर की डायमेंशन चेक करो जरा, हमने यही लिखी थी ML माइनस 1 T माइनस 2 इंटू वॉल्यूम की होती है L क्यूब इज इक्वल टू मोल्स की होती है MOL, यही होती है। अमाउंट की जो डायमेंशन है वो मोल होती है, MOL E नहीं MOL। R क्या है, R की R ही होती है, और यहाँ पर T की क्या होती है K। सब कुछ इस साइड ले आओ, तो R को उधर ही रहने दो, और इधर आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2, ये तो आएगा ही आएगा पूरा। अच्छा ये L क्यूब भी है, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। मोल इधर आके हो जाएगा मोल इनवर्स, और केल्विन इधर आके हो जाएगा केल्विन इनवर्स। ये डायमेंशन आ गई कैपिटल R की। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 26 है चार्ज। चार्ज जो होता है फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू IT। I जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। I की डायमेंशन होती है कैपिटल A और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो Q की डायमेंशन हो गई बेटा AT, ठीक है। 27 पे आते हैं, करंट डेंसिटी। अब ये क्वांटिटी जो है आपने 12th क्लास में पढ़नी है। करंट डेंसिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं फटाफट से, इट इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया। इट इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो करंट क्या होता है आप जानते हो, कैपिटल ए, और एरिया क्या होता है L स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा AL की पावर माइनस 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ करंट डेंसिटी। तो यहां तक हो गया हमारा। चलो उधर गलती से लिखा होता मुझसे रब हो गया। तो नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं क्या लिखी थी हमने। नेक्स्ट क्वांटिटी वाज, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने लास्ट क्लास में भी निकाली थी, V से डिनोट करते हैं। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है। क्या होती है, ये होती है बेटा वर्क अपॉन
चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क क्या होता है, ml2t-2, एनर्जी वाली होती है डायमेंशन, चार्ज की होती है AT। आंसर आता है ml² t-3a-1। ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब अगला लिखो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैंने आपको अभी बताया ग्रेडियंट का मतलब उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। किसको, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल ऊपर लिखा हुआ ये रहा, इसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, यहीं से देख लेते हैं, ml² t-3a-1 डिवाइडेड बाई एल। एल कट गया, आंसर आ गया mlt-3a-1। दिस इज द आंसर टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस, आपका फेवरेट रेजिस्टेंस। क्या होती है डायमेंशन, V = IR, है ना, ओम्स लॉ। तो R की निकालनी है, V की पता है, I की पता है। V की कैसे पता है, ये लिखी हुई है, नहीं पता होती तो निकालनी पड़ती, रट नहीं सकते बेटा, नहीं रट सकते आप मतलब इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे A-1 था, कहाँ पे क्या था। ये रट सकते हो आप बताओ, हर क्वांटिटी ऐसे ऐसे रट सकते हो, नहीं रट पाओगे। तो देखते हैं, ऊपर से देखकर लिखा ml² t-3a-1 इज इक्वल टू, I की होती है A, R की होती है R को बंद करा बॉक्स में, नीचे ले आए तो R की डायमेंशन आ गई ml² t-3a-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल R, दीज आर डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं, रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला याद करो, बचपन में सीखा 10th क्लास में, रो L/A। R की पता है, ये लिखी हुई, रो की निकालनी है, L और A की पता है, सब कुछ पुट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा रो की डायमेंशन इज इक्वल टू R की डायमेंशन जो कि होगी ml² t-3a-2 मल्टीप्लाइड बाय R के साथ A मल्टीप्लाई होगा यानी L² और एक L नीचे जाएगा, ये और ये कट गया। तो रेजिस्टिविटी डायमेंशन यहाँ लिख रहा हूँ ml³ t-3a-2, याद कर लो इसको, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलो एक दो और जो बची है वो भी बता रहा हूँ, है ना। एक लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो बेटा एक ऐसे लगा दी, फ्रैक्शन के लिए लाइन लगा दी, ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है और नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, ऊपर भी डायमेंशन LT-1 है, नीचे भी LT-1 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होने की वजह से कितनी डायमेंशन रखता है, 1। और जो क्वांटिटी डायमेंशन 1 रखती है ऐसी क्वांटिटी को क्या नाम देते हैं, डायमेंशन लेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशन लेस। क्लियर, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन, जो आपकी लिस्ट है उसमें चेक करो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन का लगाते हैं, लाइन खींचते हैं, ऊपर लिखते हैं साइज ऑफ इमेज, नीचे लिखते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर भी साइज, नीचे भी साइज, ऊपर भी लेंथ होगी, नीचे भी लेंथ होगी, कट गई लेंथ, क्या आंसर आ गया, 1। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, सबकी डायमेंशन क्या होंगी, 1, यानी कि दोनों क्या है, डायमेंशनलेस। और देख लेते हैं फोकल लेंथ, बताओ डायमेंशन, फोकल लेंथ है ना बेटा, डिस्टेंस है पोल से लेकर फोकस तक का, तो डायमेंशन होगी कैपिटल L। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज कैपिटल L, लेंथ डिस्टेंस सब बराबर है। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डायमेंशन भी कैपिटल L, क्योंकि वो भी तो डिस्टेंस ही है ना, किसका, पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसकी डायमेंशन भी कैपिटल L। फिर एक लिखा था वेव नंबर बहुत सिंपल होता है, वेव नंबर होता है बेटा 1/λ। तो 1 तो डायमेंशन लेस है, सारे नंबर डायमेंशन लेस है, सारे नंबर कैसे हैं, डायमेंशन लेस, तो 1 भी डायमेंशन लेस हो गया। अब देखो जरा, लैम्डा की डायमेंशन होती है मीटर, मतलब इसके यूनिट होते हैं मीटर, और डायमेंशन होती है कैपिटल L। डिस्टेंस ही तो है ना बेटा, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट में या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही वाला डिस्टेंस है, तो 1/L।
तो डायमेंशन आएगी एल की बार -1। ये किसकी है? वेव नंबर। किसकी है ये? वेव नंबर। एक लास्ट डायमेंशन और कराना चाहूँगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार स्कूल में पूछी जाती है, लिखो जरा अपनी कॉपी में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस तरह से एक ईटा, मतलब एक एन बनाकर ना, उसकी जो ये वाली डंडी होती है उसको लंबा करके ऐसे गोल कर देते हैं नीचे से, इसको ईटा बोलते हैं, ETA, ईटा। ठीक है, ये आपकी जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी फॉर्मूला याद करते हैं, F = 6 पाई ईटा RV। रटो इस फॉर्मूले को, रटो इस फॉर्मूले को। फॉर्मूले का नाम है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को? स्टोक्स लॉ। स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला हमको दिया था, क्यों दिया था ये हमें भी नहीं पता, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो स्टोक जी ने दिया था तो उनके नाम पे रख दिया हमने। ये फोर्स है 6 पाई। 6 पाई बेटा एक एंगल होगा, पाई तो एंगल ही होता है ना, तो 6 पाई एक एंगल है। एंगल की तो डायमेंशन होती नहीं है, और जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसकी डायमेंशन क्या लिख देते हैं? 1। ध्यान दो जरा, फोर्स की डायमेंशन ml² t-2, गलत, mlt-2 = 6 पाई की डायमेंशन 1 इंटू ईटा की डायमेंशन नहीं पता, बॉक्स में 1 इंटू आर। आर रेडियस है और v वेलोसिटी है। आर रेडियस मतलब डिस्टेंस, वेलोसिटी मतलब LT-1। उसको इधर ले आओ, मतलब नीचे ले आओ, तो ईटा जो होगा इट विल बिकम इक्वल टू mlt-2 अपॉन L² t-1। तो ये L एक कट गया इसके साथ, और t-1 ऊपर जाके +1 हो गया, L ऊपर जाके -1 हो गया। तो ईटा की जो डायमेंशन आती है फाइनली वो आती है ml-1 t-1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डायमेंशंस का फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म होता है। मैंने आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकाल करके दिखाई। अगर आप बेटा ये सारी याद कर लेते हो, आई कैन एश्योर यू एक भी डायमेंशन स्कूल में ऐसी नहीं आएगी जो आपसे नहीं होगी। अब देखो, ऑब्वियसली डायमेंशन निकालना सिर्फ काफ़ी नहीं है किसी क्वांटिटी का, डायमेंशन के ऊपर हम अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and all the best. Remember all these dimensions very well. They are very, very important. Thank you. See you soon.